ख़वातीन व हज़रात खुश आमदीद। दुनिया के सबसे मशहूर और गैर यकीनी सर्कस में, जिसका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहां कोच बदलते हैं मौसम की तरह, सेलेक्टर आते हैं मेहमान खुसूसी की तरह और कप्तान बनते हैं उम्मीदवारों की तरह, जिनका मुस्तकबिल उनको खुद नहीं पता। मैं अब पिछले 2.5 से 3 अरसों की कहानी सुनाता हूँ, जहां हर चीज आर्जी है, हर फैसला आर्जी है, हर कोचिंग स्टाफ आर्जी है। बस एक चीज मुस्तकबिल है, एक चीज मुस्तकिल है, वो है हार, हार और शर्मनाक हार। और इसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, एक ही मास्टरमाइंड है, और उसने 4-5 टोपियां एक साथ पहनी रखी हैं। तो आए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डिपार्ट में सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में जहां 7 रुकनी कमेटी बनती है और उसमें कोई चीफ सेलेक्टर नहीं होता किसी नाम का, यानी चीफ सेलेक्टर होता है ना कि गाड़ी चलती है, उसका हैंडल किसी के हाथ में होता है, गाड़ी चलाने वाले के हाथ में होता है, लेकिन हैंडल था ही नहीं उसके हाथ में। सही है ना। 7 रुकनी कमेटी बना दी। अब उस कमेटी का हिस्सा बनते हैं वहाब रियाज और असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, हसन चीमा और कैप्टन और कोच खुद। फिर T20 खत्म होती ही वहाब और अब्दुल रजाक की छुट्टी होती है। वहाब और अब्दुल रजाक को छुट्टी कर देते हैं और मोहम्मद यूसुफ खुद इस्तीफा दे देते हैं। मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ समझ जाते हैं कि यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला। उसके बाद फिर आए अलीमदार, अजहर अली और आकिब जावेद। इन 3 को बनाया जाता है हैजा आर्जी तौर पे। फिर कुछ अरसे बाद अजहर अली और सरफराज अहमद को, अजहर अली के साथ सरफराज अहमद को लेके आया जाता है। कुछ अरसे बाद अजहर अली के साथ सरफराज अहमद को लेके आया जाता है। फिर अलीमदार और अजहर अली इस्तीफा देके चले जाते हैं। फिर फौरन आते हैं मिसबाउल हक, उनकी जगह आते हैं मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को लेके आया जाता है। सिलेक्शन कमेटी का, यानी अब आप ये देखें, सिलेक्शन कमेटी कम लग रही है, चाय का होटल ज्यादा लग रहा है। और सिलेक्शन कमेटी कम लग रही है, मुसाफिर खाना ज्यादा लग रहा है, जिस तरह से जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। चलें अब आगे की आपको कहानी सुनाता हूँ। फिर आते हैं हसन चीमा, सिलेक्शन कमेटी का। फिर उसके बाद आते हैं हसन चीमा बिलाल अफजल और सिलेक्शन कमेटी के वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद हसन चीमा और बिलाल अफजल अलग हो जाते हैं सिलेक्शन कमेटी से। उन्हें मेरे ख्याल से पता चल जाता है कि यहाँ हमारा काम नहीं है, हमारे बस का नहीं है ये। जब आते हैं हम दूसरे डिपार्ट की तरफ, कोचिंग डिपार्ट। सबसे पहले मोहम्मद हफीज को रुखसत किया जाता है, करा जाता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े नाम सुनने को आते हैं, जैसे कि जैसन गिलिस्पी और रेड बॉल कोच के लिए गैरी क्रिस्टन। तो ये 2 बड़े बड़े नाम सुनने को मिलते हैं, जिससे कुछ उम्मीद जागती है पाकिस्तानियों की कि कुछ बदल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। नाम सुन के लोगों को कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा लगता है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से 2 दिन पहले जैसन गिलेस्पी इस्तीफा देके चले जाते हैं। जैसन गिलेस्पी का कहना यह होता है कि जो मैंने टीम बनाई है वो टीम नहीं खिला रहे, ये लोग अपनी मर्जी की टीम खिला रहे हैं। इस पे जैसन गिलेस्पी साहब इस्तीफा देके चले जाते हैं। और उसके बाद फिर ऐसी उन्हें निगरानी तौर पे गैरी क्रिस्टन को, यानी व्हाइट बॉल के कोच को T20 उसका कोच बना दिया जाता है, गैरी क्रिस्टन को। और वो फिर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज। लेकिन उन्हें गैरी क्रिस्टन को, बड़े मजे की बात, गैरी क्रिस्टन को खुद को नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर खेलेगा। कल अगले दिन मैच होता है, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, क्या टीम बनेगी। उस पे आकिब जावेद साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि मैंने कोच पे और कैप्टन पे छोड़ी हुई है, मैंने कोच और कैप्टन पे छोड़ दिए कि वो कौन सी प्ले 11 खिलाते हैं। तो खैर यहां तक हो जाता है, जहां उन्हें खुद को भी नहीं पता होता।
खैर आकिब जावेद ये करके चले जाते हैं। फिर मैदान में आए जैसन गिरेस्पी हिम्मत हार जाते हैं। मैदान में आए हुए गैरी क्रिस्टन हिम्मत हार जाते हैं और वो खुद भी इस्तीफा देके चले जाते हैं। वो इस्तीफा देके चले जाते हैं, उनकी जवाब दे जाती है हिम्मत एक तरह से। इसी तरह 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग मिलती है पाकिस्तान को। 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और अहम होस्टिंग मिलती है, जिसमें हम 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में बाहर हो जाते हैं। होस्टिंग टीम 4 दिन में बाहर हो जाती है और हम तमाशा बन के रह जाते हैं दुनिया के सामने। पाकिस्तान टीम तमाशा बन के रह जाती है और कोई पूछने वाला नहीं, सबके मुंह बंद हो गए, सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम 4 दिन में बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से, हमारी क्रिकेट तमाशा बन गई। फिर आते हैं मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाया जाता है। वेस्ट इंडीज से हम 31 साल बाद कोई सीरीज हारते हैं ओडीआई की। 31 साल बाद वेस्ट इंडीज से हम ओडीआई की सीरीज वहां पे हार जाते हैं, जब मोहम्मद यूसुफ को हैज अ कोच बनाया, वो बैटिंग कोच बनाया जाता है। उसके बाद फिर अजहर महमूद को कोच बनाया जाता है। अजहर महमूद और सरफराज को निगरान कोच बनाकर असद शफीक के साथ सेलेक्टर, यानी असद शफीक को सेलेक्टर बनाया जाता है। कोचिंग में आ गए वहाब रियाज। चलो वहाब रियाज थे, जहां वहाब रियाज को अलग कर दिया उन्होंने, पीसीबी साहब ने उन्हें भेज दिया वहाब रियाज को वुमेन्स की टीम में, वुमेन्स की कोचिंग करने के लिए। वहाब रियाज को वहां से अलग कर दिया गया और उसके बाद आ जाते हैं सरफराज अहमद और आ जाते हैं अजहर महमूद और वहाब रियाज चले गए। फिर अब हम आते हैं अपने तीसरे डिपार्ट में। तीसरा डिपार्ट है कैप्टन डिपार्ट। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी, जो T20 सीरीज में सिर्फ एक सीरीज के लिए T20 की वो कप्तान बनते हैं। सिर्फ उन्हें एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया जाता है, उसके बाद वो बाहर हो जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाता है, जहां हम एक ना खेलने वाली छोटी यूएसए की टीम से हम हार जाते हैं मैच। जिनको क्रिकेट का अता पता नहीं, जिनको क्रिकेट का नॉलेज तक नहीं थी, वो पहली बार वर्ल्ड कप खेलते हैं और वो टीम हमें आके हरा के चले जाती है और हमें वर्ल्ड कप से बाहर भी कर देती है। पहले ही मरहले में पाकिस्तान बाहर हो गई। बोर्ड ने ऑपरेशन करने का ऐलान किया कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऑपरेशन मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुआ, दोबारा से पीसीबी का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। फिर इसके बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाता है। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाता है, जहां सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिलती है। हम ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को शिकस्त देते हैं उन्हीं के घर पे जाके, और हम लोग उन्हीं के घर पे जाके शिकस्त देते हैं। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जाती है, क्या नाम है, और वहां हम बदतरीन बुरी तरह हारने के बाद हम बाहर हो जाते हैं और मोहम्मद रिजवान को T20 और ओडीआई कैप्टन से उसी वक्त हटा दिया जाता है। T20 के कप्तानी फिर अब दी जाती है, सौंपी जाती है T20 की कप्तानी सलमान अली आगा को, जिनको T20 खिलाया तक नहीं, आपने T20 में डेब्यू तक नहीं कराया था, आपने उन्हें कैप्टन बना दिया। चलो जी, ये नई कहानी खुलती है वहां से। तो सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया जाता है। आगा को मिली जो कभी T20 का खेला ही तक नहीं, ओडीआई का प्लेयर था वो। अच्छा, इस सब में कप्तानी सिर्फ एक बंदा, शान मसूद को खुल के कप्तानी का मौका मिला है। शान मसूद काफी अरसे तक कर रहे हैं, वो टेस्ट की कप्तानी करते रहते हैं। इसमें इस पूरे साइकिल में शान मसूद कैप्टन रहते हैं टेस्ट के। उनके सिवाय उनके T20 और उसमें बदलते रहते हैं, सिवाय उनके वो एक वाहिद होते हैं कि काफी अरसे कैप्टन टिकते हैं वो। उसके बाद बिर आखिर शान मसूद को भी हटा दिया जाता है। किसी उससे उनकी परफॉर्मेंस से, उनकी
कैप्टन अच्छी नहीं, उसकी वजह से फिर उन्हें शान मशहूद को आखिरकार हटा दिया जाता है। उसके बाद आते हैं बाबर आजम। अब बाबर आजम को टेस्ट कैप्टनसी वापस मिल जाती है एक बार दोबारा से T20 के, अब दोबारा से, और अब T20 का निगरान कप्तान बनाया है साहबजादा फरहान को। साहबजादा फरहान को T20 का अब दोबारा से निगरान कप्तान बना दिया गया है, पहली दफा बना है वो बच्चा, और उसे खुद को भी नहीं पता कि अब मैं मुस्तकबिल में टीम में होऊंगा या नहीं, मुस्तकबिल में टीम का कैप्टन होऊंगा या नहीं, क्या मैं एशियन गेम के बाद इस टीम का कैप्टन होऊंगा या नहीं, उसको खुद को ये बात नहीं पता। यानी उसे सिर्फ एशियन गेम के लिए कैप्टन बनाया गया है, क्या नाम है, साहबजादा फरहान को। अब कप्तानी की रिसाइकलिंग के उसूल ऐसे चल रहे हैं, यानी कप्तानी के उसूल ऐसे चल रहे हैं रिसाइकलिंग की तरह उसूल चल रहे हैं और बदले जा रहे हैं, ये हो रहे हैं, सब कुछ होते जा रहे हैं। अब मसला टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आपको लगे ना कि टैलेंट की कमी है, दोबारा से आप लोग सोचेगा, टैलेंट की कमी नहीं है, असल में मसला ये है कुर्सियां भरी हुई हैं, कुर्सियों के लिए बहुत लोग आए हुए, भरमान भरी हुई है। हर चंद हफ्तों बाद एक नया चेहरा, नया आरजी तजुर्बा, नए कप्तान, नए कोचिंग स्टाफ, सब कुछ नया आरजी तौर पे हमें देखने को मिलता है। सवाल ये नहीं कि अगला सेलेक्टर या अगला कोच कौन होगा, सवाल ये है कि जिस बोट में कुर्सी बदलने की रफ्तार जीत की रफ्तार से कई ज्यादा हो, क्या वो कभी कोई टीम मुस्तकबिल में कामयाबी की तरफ जा सकती है? मेरा सवाल ये है। थैंक यू सो मच।